Very good afternoon, everybody. Today I am recording this video in the noon. So, good afternoon. Now, today we are going to start with a very lengthy AS, which is AS10. After merger of AS6 and AS10, AS10 is now quite lengthy, describing about the property, plant and equipment and the depreciation methods as well. लेकिन उससे पहले हम शुरू करेंगे और देखेंगे AS9 के बारे में। AS9 के जो 2 क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हैं, इसमें हमसे बोला एक्सप्लेन द टर्म रेवेन्यू एज पर AS9. वी हैड डन इट, वी रोट इट. स्टेट द आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म रेवेन्यू. वी रेड इट, वी रोट इट. एंड देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन शुड द रेवेन्यू फ्रॉम सेल बी रिकॉग्नाइज्ड. तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि जब कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए. ठीक है, सेल ऑफ गुड्स के बारे में पूछा था, राइट? सो वी हैव रिटन इट. देयर इज डिफरेंट फॉर the services and for the assets which belong to the entity and given to other enterprise. अब सिमिलर सा क्वेश्चन आपके पहले भी पूछा गया है. ठीक है, आई विल जस्ट शो इट टू यू. ठीक है, इतना डिटेल में वी डोंट नीड टू रीड इट because it's the same. Yes, okay, this one. Recognition of revenue presents two basic problems, namely timing and measurement. Do you agree? How would you solve these two basic problems? तो बस थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देना और उसके बाद फिर टाइमिंग की प्रॉब्लम लिख देना कि वैसे मेजर करता है, बताता है कि अगर कुछ अनसर्टेनिटी है तो फिर आप उसे पोस्टपोन कर दीजिए. अनसर्टेनिटी अगर आफ्टर द सेल टुक प्लेस है तो वर्जन बनाइए, रेवेन्यू में छेड़खानी नहीं कीजिए. और मेजरमेंट के बारे में भी रिटर्न की क्या आइटम्स इंक्लूड करनी चाहिए, क्या आइटम्स इंक्लूड नहीं करनी चाहिए. दैट्स इट. नाउ वी विल मूव टू AS10. Right? AS10 is also very important. We will see the previous year questions once we read the text. So, what does the AS10's objective is? तो AS10 का ऑब्जेक्टिव है कि यूजर्स को समझ आए कि इस फर्म ने PPE में कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट में साल भर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, मतलब क्या क्या डिप्रिसिएशन लगा, क्या और नया खरीदा, क्या बेच दिया. ऑल दिस is the deed of the aim of accounting standard 10. ठीक है, प्रिंसिपल इश्यूज क्या क्या डील करते हैं जब हम पीपी की अकाउंटिंग कर रहे हैं. पीपी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि पीपी किस वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करें. ठीक है, उसके बाद हर साल इसका कैरिंग अमाउंट कितना रखें, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी चार्ज. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल सी द इम्पेयरमेंट लॉस. राइट, प्री वैल्यूएशन होता है उसके, फिर जैसे इम्पेयरमेंट लॉस हो सकता है. अब जो आपका AS10 है वो कुछ जगह एप्लीकेबल नहीं होता है. सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियरर प्लांट्स एंड इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू वेस्टिंग एसेट्स. वेस्टिंग एसेट्स कौन से हो गए, जो कि जैसे मिनरल राइट्स हैं या फिर आपका कुछ आपने मिनरल्स ऑयल्स वगैरह एक्सप्लोर करने का राइट ले लिया. ठीक है, तो दे आर वेस्टिंग एसेट. यू विल जस्ट एक्सट्रैक्ट देम एंड द राइट विल गेट ओवर. तो ये सब का अकाउंटिंग AS10 नहीं देखता और बियरर प्लांट्स का देखता है. उसके अलावा अदर बायोलॉजिकल एसिड्स का नहीं देखता. तो व्हाट इज दिस बायोलॉजिकल एसिड बड़ी? सामने देखो, बायोलॉजिकल एसिड इज अ लिविंग प्लांट और अ लिविंग एनिमल. ठीक है, अब प्लांट पे एक एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया बियरर प्लांट का, लेकिन लिविंग एनिमल पे तो लगता ही नहीं है. ठीक है, मतलब मेरे पास कोई गाय भैंस बकरी है या फिर मेरे पास कोई खेत खलिहान है तो उन पे AS10 नहीं लग रहा. लेकिन अब ये बियरर प्लांट क्या होता है, तो बियरर प्लांट को एक फैक्ट्री की तरह समझो. आम का पेड़ के बारे में सोचो. इट इज ग्रोन नॉट फॉर इट्स लंबर, नॉट फॉर इट्स टिम्बर, इट इज ग्रोन फॉर द मैंगोज. ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. हमें माना जाता है कि इट विल बियर अस प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 months एंड इसको हम खुद एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बेचेंगे एक्सेप्ट फॉर द इंसिडेंट स्क्रैप सेल्स. राइट, उसमें अगर हम बेच रहे हैं तो ये फिर ऐसा नहीं है कि फिर उसको हटा देंगे कि अरे नहीं भैया इसको तो बेच सकते हैं. तो स्क्रैप सेल्स वाली चीज़ अलाउड है. ठीक है, अब अगर कोई चीज़ है जो कि खुद ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की तरह कट रही है, जैसे कि हमने सैंडलवुड ट्री ग्रो किया तो सैंडलवुड की लकड़ी का काम ही है कटना फॉर द पर्पज ऑफ यूज, तो दैट इज नॉट अ बियरर प्लांट. अगर फ्रूट और उसका लंबर दोनों ही कटेगा
ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब दोनों ही कटने हैं तो भी वो बियरर प्लांट नहीं है, और क्रॉप्स तो कहीं से भी बियरर प्लांट्स हैं ही नहीं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आती है, दे आर द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, सॉरी यस, द बायोलॉजिकल एसेट। सो आई होप दैट वी नो कि किस किस पे AS10 नहीं लगेगा। और उसके अलावा AS10 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जो लगेगा ना, तो AS10 में दो मॉडल्स हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और एक है रिवैल्यूएशन मॉडल। अब बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू आर वॉचिंग इट फॉर रिविजन पर्पज, सो आई होप दैट यू कैन रिकॉल कि रिवैल्यूएशन मॉडल भी होता है एक। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में केवल और केवल कॉस्ट मेथड ही जो है वो लगेगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर। सो व्हाट आर PPE? सो PPE आर टेंजिबल आइटम्स। ठीक है, प्लांट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपमेंट, हमने उसके बारे में सब पढ़ लिया, किस किस पे ये AS नहीं लगेगा, किस किस पे लगेगा, अकाउंटिंग फॉर PPE में क्या क्या चीज़ें हमें डील करनी पड़ती है और क्या इस AS का एम है। अब ये देखते हैं कि प्लांट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपमेंट होता क्या है। तो प्लांट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपमेंट वो टेंजिबल आइटम्स हैं जो कि इन तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करें। व्हाट आर दे? या तो वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हो, या हमने रेंट कर रखा हो, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ हो रखे हो। मतलब कि आपकी जो ऑफिस में डेस्क है, दैट इज़ ऑल्सो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, बिकॉज इट इज़ देयर नॉट फॉर प्रोडक्शन बट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, जैसे आपकी कोई राइट वगैरह है, तो वो सब AS26 में हम कवर करेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, the word in itself is very wide. It would include all the assets which is used for finance, for accounting, for personal, and for selling and distribution as well. I hope you are able to visualize, right? अच्छा, अगर हम कोई आइटम्स हैं जो कि हम सेफ्टी और एनवायरमेंटल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, तो देखो अब तुम सोचोगे कि क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एडमिन पर्पस तो नहीं है, ये रेंटल भी नहीं है, प्रोडक्शन और सप्लाई भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ समहाउ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज, राइट। डायरेक्टली वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं बढ़ा रहा, लेकिन to obtain the future economic benefits from other assets we need that PPA, that we need that fire extinguisher. So इस वजह से उनको भी assets की तरह क्लासीफाई करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल एसेट क्या होते हैं। वी हैव रेड व्हाट इज अ बियरर प्लांट, who are not bearer plant. Now we will see that what is an agriculture activity. तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी वो है जिसमें मैनेजमेंट बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और बायोलॉजिकल एसिड्स की कटाई हो रही है, किस लिए? वो बायोलॉजिकल एसिड्स इसमें ट्रांसफर हो रहा है फॉर सेल, फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स। I don't know why it is written here. Let's just ditch it. Biological transformation and harvest of biological assets. Recognition criteria for PPE. ठीक है, ओके। नाउ सी, आई होप अभी तक का सब क्लियर है। अब ये देखते हैं, हम पहला इशू डील करने पर आ गए कि हम कब रिकॉग्नाइज करें। तो हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमें कॉस्ट अच्छे से पता हो और हमें पता हो कि इस असेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने ही वाले हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ खटारा स्पोर्टे? वी नो दैट इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, इट इज नॉट एन एसेट, व्हाई डू वी इवन रिकॉर्ड इट? अच्छा, अब उसके अलावा अगर इंडिविजुअली बहुत इंसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं बट दे टुगेदर आर यू नो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एसेट, तो फिर आप जैसे कि मोल्ड, टूल्स, डाइज, ये सब हो गया, तो आप इन पर एग्रीगेट इनमें वैल्यू कर सकते हो। उसके बाद फिर अगर कोई एसेट की वैल्यू बहुत छोटी है तो आप उसे एक्सपेंस ऑफ भी कर सकते हो। दिस इज अलाउड इन द AS10। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड when to apply the above criteria for recognition। कब सोचें बैठ के कि कॉस्ट हमें पता है या नहीं, या फिर इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्लो होंगे या नहीं। जब आप पहली बार एसेट को एक्वायर या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, और दूसरी बार जब आप किसी उसमें कोई पार्ट ऐड कर रहे हो या उसको कुछ सर्विस वगैरह करवा रहे हो। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब दूसरा देखो, तब देखना है कि जब आप स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाई इक्विपमेंट और सर्विस इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट, केस 1 इफ दे मीट द डेफिनेशन ऑफ PPE एज पर AS10।
ठीक है, अगर वो पीपी की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं क्या, मतलब दे आर टेंजिबल आइटम्स, दे आर फॉर ईदर ऑफ द थ्री, तो आप इसे कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। वरना फिर आप ये उन स्पेयर पार्ट्स की बात करी जा रही है जो कि एक्चुअल में दे आर नॉट पार्ट ऑफ पीपीई एंड नीदर पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। इट विल डिपेंड कि क्या वो पीपीई की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, are they going to be used for more than 12 months, and are they held for some other supply or for rental or for admin purpose, then PPA, वरना इन्वेंट्री। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट कॉस्ट का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, डे टू डे सर्विस हो तो चुपचाप इसे एक्सपेंडिचर में डाल दो। ठीक है, P&L में रिप्लेसमेंट करा रहे हो, राइट, तो जो पुराना पार्ट है उसको डीरिकॉग्नाइज करो, नए पार्ट को PPE की वैल्यू में ऐड कर दो, राइट। अच्छा, कोई रेगुलरली आप कोई मेजर इंस्पेक्शन कराते हो तो भी जो कैरिंग अमाउंट है पुराने कॉस्ट का उसको डीरिकॉग्नाइज कर दो, और अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर उसको फिर एडअप कर दो नए वाले को उस कॉस्ट में। ठीक है, अब एड रिकॉग्निशन तो हमेशा हमेशा आप कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे, लेकिन बाद में हो सकता है आपके एसेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ या कम गई हो, तो वी गिव यू टू चॉइसेस, अ कॉस्ट मॉडल एंड अ रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, मैमो, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रिकॉग्निशन एट रिकॉग्निशन एन आइटम पीपी। यस, अब ठीक है, कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है ना, कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कॉस्ट में सबसे पहले परचेज प्राइस, कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो। ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसा खर्चा या लाइबिलिटी, मतलब देखो एसेट में क्या है, कभी बार एसेट को आपको मतलब जब आप उससे उससे रिड ऑफ, मतलब यू हैव टू जस्ट थ्रो इट ऑफ, देन देयर आर सर्टेन कॉस्ट विच यू हैव टू इनकर टू डिस्पोज इट ऑफ। तो उसके लिए आप अभी से कोई लाइबिलिटी बना रहे हो तो उसको भी फिर उसमें काउंट कर लेना। ये ना अच्छे से याद रखो चीज़ें, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू राइट थ्योरी एंड इन दैट यू हैव टू कवर ऑल द पॉइंट्स, सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली। सो सबसे पहले क्या आएगी इसमें, परचेज प्राइस, देन द डायरेक्ट एनी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एसेट्स, देन द डी कमीशन और रिस्टोरेशन और सिमिलर लाइबिलिटी। अब इसमें क्या क्या नहीं आता, अगर आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया है, इसको कोई सामान को बेचने के लिए या अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए, इनॉग्रेशन के लिए न्यू फैसिलिटी का, तो ये सब इसमें नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ yes, conducting business in a new location or with a new class of customers, right? Administration and general overhead costs, they all, nothing of them are counted in the cost of PPE. ठीक है, अच्छा, ओके, नाइस। अच्छा, अब एक और चीज़ समझो कि एक तो ये होता है कि आप पूरा पैसा दिया है, ठीक है, एक होता है कि आप लोन पे लेकर आए हो, राइट, तो उस केस में इफ the payment is deferred beyond the normal credit terms, the payment, see, I will tell you that, but let's first cover this one. Recognition of or let me do one thing. ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया. Now you can just take a break. I will also take a break, and in the next video we will cover the remaining portion, right? Just see it right after this one or whenever you want. Yeah, next video में हम शुरू करते हैं the cost model and the other stuff. Okay, bye.